हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। इंग्लिश पेडागोजी के प्रैक्टिस सेशन को हम आज स्टार्ट करेंगे और ये हमारा प्रैक्टिस सेशन 9 है। यानी ये सारे प्रैक्टिस सेशन जो है, जो भी क्वेश्चन मैंने लेकर आए हैं वो सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको जो अपकमिंग एग्जाम है आपका 14 या 15 को, उसको आप इजिली सॉल्व कर सको और आपको एक आइडिया मिल जाएगा, है ना, कि किस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपका सेशन है ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों बच्चों के लिए इक्वली बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इस पूरी सेशन पे बने रहिएगा। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वो वीडियो मिल जाएंगे और उससे आपकी बहुत अच्छी एक तैयारी हो जाएगी, है ना। तो आज हम प्रैक्टिस सेशन 9 देखेंगे। आज फिर हम कुल 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपको सॉल्व करके आना है बिना किसी प्रेशर में आके। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा, उसके बाद उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे नहीं देख पाए हैं, जिनकी तैयारी इंग्लिश पेडागोजी में अभी नहीं हो पाई है, वो कर पाए, है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो मेरे 10-12 वीडियो जो आपकी इंग्लिश पेडागोजी से आएंगे, अगर आपने इसकी अच्छे से तैयारी कर ली, इस वीडियो को बार बार देख लिया, तो आपको इंग्लिश पेडागोजी में 13-14 मार्क्स तो आने ही आते हैं। बस आपको फॉलो करना है जिस तरह से मैंने आपको सारी चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, मैराथन क्लास भी आप देख सकते हो जाके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन हम जो देखेंगे, ये क्वेश्चन जो था वो पिछले प्रैक्टिस सेशन से था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर जो होगा वो कोड स्विचिंग होगा, है ना। तो एक बच्चे का या किसी का मैसेज आया था, नाम नहीं मेरे को याद आ रहा है उसका। तो उन्होंने क्या बोला था कि मैम मोनोलिंगुअल स्पीकर है, प्रॉब्लम आ रही थी इस क्वेश्चन में। तो आपको समझा दूं कि क्यों इसका आंसर कोड स्विचिंग होगा। ठीक है, उनका कहना था कि मैम जब मोनोलिंगुअल स्पीकर है तो आपके यहाँ पे कोड स्विचिंग तो 2 लैंग्वेज के बीच में होती है, तो यहाँ पे मोनोलिंगुअल में कोड स्विचिंग कैसे हो गया, है ना। तो मैंने कोड स्विचिंग के बारे में क्या बताया था कि अगर आप एक लंबा सेंटेंस बोल रहे हो, किसका, इंग्लिश का, और तुरंत आप स्विच कर गए दूसरे लैंग्वेज पर, हिंदी बोलने लगे, तो वो होती है कोड स्विचिंग, है ना। स्विच कर गए तो वो होती है कोड स्विचिंग। ठीक है, आप कैसे हो, जैसे मैंने बोला आप कैसे हो, तो आई एम फाइन। तो ये आई एम फाइन, या हम बोलते हैं कि जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं बाजार, आई एम गोइंग टू मार्केट, क्या आप चलोगे, इस तरह से बोलते हैं। तो क्या हो रहा है, एक इंग्लिश का सेंटेंस बोल के हम स्विच करके हिंदी पर, तो वही होती है कोड स्विचिंग। बदल दिया हमने सेंटेंस को दूसरे लैंग्वेज में। तो यहाँ पे उस स्टूडेंट का कहने का मतलब क्या था कि मोनोलिंगुअल स्पीकर कैसे कोड स्विचिंग कर सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक होता है मोनोलिंगुअल और एक होता है बाइलिंगुअल और एक होता है मल्टीलिंगुअल। मोनोलिंगुअल उसे कहते हैं जो अच्छी तरीके से एक लैंग्वेज को बोल भी सकता है, पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है और उसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज भी कर सकता है, वो होता है मोनोलिंगुअल स्पीकर। जैसे हमारे भारत में मोस्टली मोनोलिंगुअल है, जैसे आप मोस्टली आप देखोगे इवन इंग्लिश के टीचर भी मोनोलिंगुअल में ही आएंगे, क्योंकि देखो वो हिंदी तो बहुत अच्छी बोल लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे, हिंदी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग सिचुएशन में यूज कर लेंगे। लेकिन आज क्या सिचुएशन ऐसा है कि इंग्लिश के बहुत सारे टीचर को इंग्लिश बोलना, बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में यूज करना नहीं आता। तो क्या उसका मतलब कि जैसे हम हिंदी भी पढ़ते हैं, हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बाइलिंगुअल कब होगा, आपको यहाँ पे समझना है। बाइलिंगुअल हिंदी को आप हर कॉन्टेक्स्ट में, हर तरह से आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना, यूज कर सकते हैं। तो आपको हिंदी का अच्छा नॉलेज है। सेम उसी तरह इंग्लिश को भी आपको बोलना आना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए, आपको लिखना आना चाहिए और आपको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज करना आना चाहिए फ्लुएंसली, है ना, बहुत इफेक्टिवली का मतलब है कि यहाँ पे स्किल से भरा होना चाहिए। तो उसको हम बाइलिंगुअल कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई 2-3 लाइन अगर इंग्लिश का बोल दे तो वो हो गया बाइलिंगुअल, है ना। तो 2-3 लाइन अगर इंग्लिश का, आई एम फाइन, हाय, हेलो, बहुत लोग करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको इंग्लिश पे बहुत अच्छी पकड़ है ना। लेकिन कोड स्विचिंग क्या होती है, बाइलिंगुअल से रिलेटेड है। यहाँ पे मोनोलिंगुअल स्पीकर है, वो हिंदी अच्छा बोल रहा है,
मान लीजिए वो हिंदी अच्छा बोल रहा है, लेकिन उसने क्या किया, स्विच कर दिया दूसरे लैंग्वेज पे, है ना, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, तमिल हो सकता है, मराठी हो सकता है ना, गुजराती हो सकता है, तो उसने स्विच कर दिया। तो बाइलिंगुअल स्पीकर कौन होगा, जिसको दो भाषाओं का बहुत अच्छा पकड़ होगा। एग्जाम्पल में हिंदी पर भी बहुत अच्छा पकड़ होगा और इंग्लिश पर भी बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए, वो होता है बाइलिंगुअल, है ना। लेकिन ये है मोनोलिंगुअल स्पीकर। अगर इसने हिंदी में बोला कि इंग्लिश में बोला आई एम गोइंग टू मार्केट, क्या आप चलोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इंग्लिश में बहुत अच्छी पकड़ है। हाँ, एक आध लाइन हम इंग्लिश की बोल लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश को यूज करते हैं। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मोनोलिंगुअल स्पीकर है, वो फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड ऑफ स्पीच में है, और वो क्या करता है, सम स्पोकन जेस्चर, सेम जेस्चर का यूज करते हुए वो फॉर्मल टू इनफॉर्मल मोड में वो चेंज करता है। और तो उसको क्या कहेंगे, तो फॉर्मल से इनफॉर्मल में चेंज कर रहा है, चाहे वो हिंदी से इंग्लिश में चेंज कर रहा है, इंग्लिश से हिंदी में चेंज कर रहा है, इंग्लिश से मराठी में चेंज कर रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे कोड स्विचिंग ही होगा। आपको इस पर ध्यान नहीं देना है कि व्हाट मोनोलिंगुअल स्पीकर है तो कैसे बाइलिंगुअल, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है कि कोड स्विचिंग बाइलिंगुअल से रिलेटेड है। तो बाइलिंगुअल से रिलेटेड यानी दो लैंग्वेजों से रिलेटेड है, हम दो लैंग्वेज को स्विच कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दो लैंग्वेजों पे हमारा बहुत अच्छा पकड़ है। इवन आजकल इंग्लिश के टीचरों को भी इंग्लिश पे बहुत अच्छी पकड़ नहीं होती, वो फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकते। उसके पीछे रीजन क्या है, हमारी मदर टंग है, हमारे देश का उस तरह का इन्वायरमेंट है। भाई इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है तो उनकी भी गलत नहीं है, उनकी क्षेत्रीय भाषा का भी बहुत प्रभाव पड़ जाता है। तो ये सब चीजें हैं हमारे देश में, है ना। तो इसलिए आपका आंसर जो होगा ये कोड स्विचिंग भी होगा। सीटेट की ऑफिशियल आंसर की में भी यही है और आपको बहुत जगह आपको यही आंसर मिलेगा। तो आई थिंक अब मैं समझाने में अब मैं आपको समझा पाई होंगे कि क्यों होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग। यानी पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग क्या है, तो आपको तीनों का फुल फॉर्म बताना है कि 3P जो है उसका यूज कहाँ होता है, कैसे यूज करते हैं, और सबसे पहले आपको समझना है कि 3P का मतलब क्या होता है। तो 3P का मतलब जो होता है, पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है प्रैक्टिस और तीसरा होता है प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट P का मतलब होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट कौन करेगा, टीचर करेगी। किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट कौन करेगा, टीचर करेगी। प्रैक्टिस करने का काम कौन करेगा, स्टूडेंट करेगा। और प्रोड्यूस भी कौन करेगा, स्टूडेंट करेगा। यहाँ पे टीचर बच्चे को क्या करेगी, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, है ना, मौका देगी जिस चीज को उसने पढ़ाया। तो प्रैक्टिस किया स्टूडेंट्स ने और फिर उसको क्या करेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि किस तरह से आपने जो सीखा, जैसे लैंग्वेज सीखा तो किस हद तक आप उस लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा टीचर के द्वारा। लेकिन उसको प्रोड्यूस कौन करेगा, प्रोड्यूस करने का काम स्टूडेंट का होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है आपका अर्ली 90 में ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका ये लाया गया था 3P मॉडल का, और ये इसको बनाया गया था CLT, जिसको हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कहते हैं, और ट्रेडिशनल अप्रोच, दोनों को मिलाकर इसको बनाया गया था, ठीक है। तो 3P मॉडल आपको समझ में आया होगा क्या होगा। 3P मॉडल है प्रेजेंट, प्रोड्यूस और प्रोडक्शन। यहाँ पे कभी कभी प्रेजेंट की जगह प्रेजेंटेशन आ जाता है, प्रैक्टिस आ जाता है, और प्रोड्यूस की जगह प्रोडक्शन भी आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, वही होगा, ठीक है। अब आपको CLT के बारे में भी आज ही मैंने मॉर्निंग में डाल दिया था, मेथड ऑफ टीचिंग। तो CLT में क्या करते हैं, हम इंटरैक्शन करते हैं एक दूसरे से, टीचर के साथ रियल लाइफ का यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है लैंग्वेज टीचिंग के लिए, CLT कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है। तो पढ़ के जाइएगा, मेथड ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश पेडागोजी में तो बनेंगे ही बनेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बटोरना है, बटोरना समझते हो क्या होता है, बटोरना है, आपको मार्क्स सब बटोरना है। अब जितना आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया, रिवीजन कीजिए और देखिए कहाँ से 1 नंबर बढ़ेगा। आज मैं शाम में वीडियो डाल दूंगी आपके लिए, जो फिगर ऑफ स्पीच से इंग्लिश पेडागोजी या हिंदी पेडागोजी में फिर से 3 से 4 नंबर पूछे जाते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, ग्रामेटिकल सेक्शन है तो आपको वो देख के जाना है। फिगर ऑफ स्पीच 2-3 फिगर स्पीच कंटिन्यूअसली पूछ रहा है सीटेट, जैसे सिमले से पूछेगा, है ना, मेटाफोर क्या होता है, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा कि किस तरह से, किस ट्रिक से हम
हम फिगर ऑफ स्पीच को पकड़ेंगे तो उससे आपका 2-3 मार्क्स और बढ़ेगा। तो आपको इस चीज़ पर अब ध्यान देना है। 2-3 दिन रह गया, अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है आपको कि आप अच्छा मार्क्स लेकर आए, ठीक है। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। A teacher of class 8 discussed determiner in her class through a short text in which determiner occur many times and learner were made to notice them in use. This was followed by the learner using the same in their own language for a particular purpose. Teacher then bowed to notice of learner the use of determiner in context. What strategy did the teacher employ in her classroom? यहाँ पे क्या है कि टीचर क्या करना चाह रही है, क्लास 8 के बच्चे हैं, अपने क्लासरूम में एक शॉर्ट टेक्स्ट लेकर आई हैं। उसमें क्या है, बहुत सारे डिटर्मिनर्स हैं, है ना, डिटर्मिनर्स का यूज किया गया है। और टीचर का वो शॉर्ट टॉपिक पढ़ाने का पर्पस ये है कि बच्चों को कॉन्टेक्स्ट में एक शॉर्ट टॉक टेक्स्ट के थ्रू डिटर्मिनर समझाए कि डिटर्मिनर का यूज कैसे हम करते हैं, है ना। और इसी चीज को बच्चों को भी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए उनको क्या करना है, दिस वॉज फॉलोड बाई द लर्नर यूजिंग द सेम इन देयर ओन लैंग्वेज फॉर पर्टिकुलर पर्पस। अब किसी एक पर्पस के लिए बच्चों को भी उसी तरीके से डिटर्मिनर का यूज करना है अपने ओन लैंग्वेज में। जैसे टीचर ने बता दिया कि डिटर्मिनर्स क्या होता है, किस तरह से इसको यूज करते हैं एक शॉर्ट टेक्स्ट के थ्रू। तो बच्चों में बच्चों ने किस हद तक उसको समझा, इस टॉपिक को, डिटर्मिनर का यूज करना किस हद तक समझा। तो बच्चों को एक स्पेशल पर्पस के लिए उनके ओन लैंग्वेज में फिर से डिटर्मिनर यूज कर रहे हैं बच्चे। टीचर देन बाउड टू द नोटिस, वहां पे टीचर क्या कर रही है, लर्नर को नोटिस कर रही है कि क्या बच्चे जो डिटर्मिनर हमने पढ़ाया, क्या बच्चे उसका यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे मैंने यूज कर करके बताया, पहले टीचर ने प्रेजेंट किया कि इस तरह से ये जो बीच बीच में जो वर्ड आ रहे हैं ना, ये डिटर्मिनर्स है। आप भी जब कोई काम करोगे तो आपको भी इस डिटर्मिनर का यूज करके उस पूरे वर्क को अपने लैंग्वेज में लिखना है। तो टीचर यहाँ पे नोटिस कर रही है कि क्या बच्चे उस डिटर्मिनर को समझ पाए हैं कि नहीं। तो व्हाट स्ट्रैटेजी डिड द टीचर एम्प्लॉय इन हर क्लासरूम, तो यहाँ पे टीचर कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज कर रही है, जो टीचर ने पहले किया फिर बच्चे ने उसको देख के किया, है ना, समझाया। तो यहाँ पे हो रही है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। यहाँ पे एक टास्क दिया टीचर ने, पहले टीचर ने समझाया, फिर स्पेशल पर्पस के लिए, पर्टिकुलर पर्पस के लिए टीचर ने बच्चों को टास्क दिया कि आप भी उसी तरह से डिटर्मिनर यूज कीजिए। तो ये होती है टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। कभी कभी TBLT पूछ लिया जाता है, फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है T फॉर टास्क, B फॉर बेस्ड, L फॉर लैंग्वेज, T फॉर टीचिंग होता है। तो इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, CLT का पूछ लिया जाता है, तो आप पढ़ के जाइएगा। तो इसमें क्या होता है, जो हम टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग करते हैं ना, ये जो होता है ये सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज को जब आपको सिखाना होता है, पढ़ाना होता है, तो इसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग का यूज़ जब हमें सेकंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाना होता है या बच्चों को समझाना होता है तो हम यूज़ करते हैं। और इस तरह से यूज़ करते हैं कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो नेचुरल वे में क्या कर सके, यूज़ कर सके, लर्न कर सके, है ना। तो टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग का यहाँ पे यूज हो रहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। टीचर पहले करती है, उसी तरीके से बच्चों को करने को कहती है ना। अब डिटर्मिनर्स क्या होता है मैडम, समझ जाइए। तो ए वर्ड दैट कम बिफोर अ नाउन, वो वर्ड, वह शब्द जो नाउन के, जो संज्ञा के पहले आता है, टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड, यानी वो क्या बताता है कि किस तरह से नाउन का यूज करना है, वो डिटर्मिनर बताता है। तो डिटर्मिनर कब आएगा, नाउन के पहले आएगा। जैसे दिस हो गया, है ना, देयर हो गया, दैट हो गया, मोस्ट हो गया, दोज हो गया, दीज आर डिटर्मिनर। ये डिटर्मिनर है, कब आएंगे, नाउन से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। और ये हमें बताता है कि हाउ द नाउन बीइंग यूज, नाउन को कैसे यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, वुड यू लाइक टू बाय दिस बुक, तो बुक इज अ नाउन, बुक क्या है, नाउन है। तो नाउन को यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए हम दिस का यूज किए हैं, दिस इज अ डिटर्मिनर। समझ में आया। तो डिटर्मिनर क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अ टीचर फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग दैट इज रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट ऑन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट. She decided to pick a student who find its difficulty on a particular aspect. She took separate session for them to support them read and understand such text. What is she trying to do here?
हेयर। यानी यहाँ पे क्या है, टीचर क्या कर रही है कि एक फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, यानी एक वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के थ्रू बच्चों को लर्निंग सिखा, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को सिखाने में बच्चों को वो क्या कर रही है, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग ए टेक्स्ट ऑन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, यानी एक टेक्स्ट है जो कि जो किससे रिलेटेड है, साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ना। तो वो बच्चों को क्या कर रही है, लैंग्वेज लर्निंग सिखा रही है, टॉपिक है उसका साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और वो चाह रही है कि बच्चों को रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग आए, यानी जो भी ये टेक्स्ट है साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट में, तो बच्चों को पढ़ने के साथ समझ भी आ जाए। तो वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक उठाती है, बच्चों को चाह रही है कि बच्चे पढ़ने के साथ समझते भी जाए, और इससे वो लैंग्वेज लर्निंग पर फोकस कर रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रही है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आती है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, बच्चों को सेलेक्ट कर रही है, पिक कर रही है, जिन बच्चों को इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से क्या हो रहा है, पर्टिकुलर सिचुएशन में, पर्टिकुलर लैंग्वेज लर्निंग में दिक्कत आ रही है, तो कुछ बच्चों को उठाती है जिनको दिक्कत आ रहा है। ठीक है, क्लासरूम में हर तरह के बच्चे, कुछ पहले जल्दी समझ जाते हैं, कुछ को टाइम लग रहा है। तो जिनको टाइम लग रहा है, जो नहीं समझ पाते हैं साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को, तो वो क्या कर रही है, उन बच्चों को उठा रही है ना। तो टू पिक स्टूडेंट हु फाइंड इट्स डिफिकल्टी ऑन पर्टिकुलर से शी टुक द सेपरेट सेशन, और जिन बच्चों को डिफिकल्टी है, मान लीजिए कि 4-5 बच्चों को डिफिकल्टी आ रही है इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझने में थ्रू लैंग्वेज लर्निंग, तो वो क्या करिए, अलग सेपरेट सेशन ले रही है, उनको अलग से पढ़ा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर कर रही है, क्या कर रही है, आपको ये बताना है। टीचर सिंपली यहाँ पे रेमीडियल टीचिंग दे रही है। टीचर को समझ में आ गया कि कुछ 4-5 बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो जब हम अलग से बच्चों को सेपरेट सेशन देते हैं, यानी उपचारात्मक शिक्षण कर रही है टीचर को, क्योंकि कुछ बच्चों को तो आ गया, जिनको नहीं आ रहा है, जिनको प्रॉब्लम आ रहा है, तो टीचर वहां पे रेमीडियल टीचिंग दे रही है, उपचारात्मक शिक्षण दे रही है, ताकि वो आगे चल के समझ जाए। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, अ टीचर वांटेड हर स्टूडेंट टू लर्न वोकैबुलरी इफेक्टिवली, which of the following ways should she adopt to teach vocabulary in her classroom? यानी टीचर क्या कर रही है, बच्चों को वोकैबुलरी लर्न करवाना चाह रही है। वोकैबुलरी शब्दकोश की बात हो रही है, तो यहाँ पे वोकैबुलरी को वो लर्न कराना चाह रही है, किस तरह, इफेक्टिवली, है ना। तो कौन से स्ट्रैटेजी को ये फॉलो करेगी जिससे बच्चे जो है वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से लर्न कर जाए, इस क्वेश्चन में यही है। टीचर वांटेड हर स्टूडेंट टू लर्न वोकैबुलरी इफेक्टिवली, वोकैबुलरी वो चाह रही है कि बच्चे बहुत अच्छे से वोकैबुलरी लर्न कर ले, सीख ले। तो कौन सी स्ट्रैटेजी वो अपनाएगी जिससे बच्चे को वो वोकैबुलरी क्लासरूम में पढ़ा सके, समझा सके। ठीक है, पहला है ऑप्शन, राइटिंग ऑल द न्यू वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड राइट देयर मीनिंग इन द लैंग्वेज ऑफ टीचिंग। ये क्या सही तरीका है कि टीचर क्या करती है, ब्लैक बोर्ड पर क्या कर रही है कि पूरे बहुत सारे वर्ड को लिख दे रही है उसके मीनिंग के साथ, और बच्चे उसको उतारेंगे। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, इससे नहीं हुआ। आस्क हर लर्नर टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड, बच्चों को क्या कह रही है कि जो डिफिकल्ट वर्ड है, जो कठिन शब्द हैं, उसको अंडरलाइन कीजिए इन अ लेसन एंड फाइंड देयर मीनिंग इन देयर लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, आस्क देम टू फाइंड द मीनिंग ऑफ ए वर्ड इन द डिक्शनरी, बोल रहे हैं कि इसके मीनिंग को आप डिक्शनरी से देखिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड इनटू मीनिंगफुल कैटेगरी एंड यूज देम इन अ रियल लाइफ पर्पस। देखिए यही है आपका, आप यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कि सेकेंड ऑप्शन से भी बेटर क्या है कि बच्चों को क्या करी है, आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड इनटू मीनिंगफुल कैटेगरी, है ना। एक मीनिंगफुल कैटेगरी में सारे वर्ड को आपको क्या करना है, ग्रुप बनाइए, और उसको रियल लाइफ में आपको यूज करना है ना, रियल लाइफ सिचुएशन में यूज कीजिए। तो आपको मैंने क्या बताया था कि रियल लाइफ क्या है, ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। आपको जहां कहीं भी वास्तविक जीवन से जोड़े कोई भी पढ़ाई, कोई भी ये चीज, एनसीएफ क्या कर रहा है कि बच्चे की जो लर्निंग है उसको आउटसाइड वर्ल्ड से आपको जोड़ना है ना। क्लासरूम लर्निंग को आउटसाइड वर्ल्ड से आप जोड़ेंगे, रियल लाइफ से जोड़ेंगे, तो लर्निंग बहुत ही बेटर होगी, बहुत ही अच्छी होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह आप वोकैबुलरी को बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अ रीडर गेट द हिंट बेस्ड ऑन साउंड सिंबल कॉरस्पॉन्डेंस टू डिकोड एंड कॉम्प्रिहेंड द टेक्स्ट, व्हाट इज दिस नोन एज। अ रीडर गेट द हिंट, रीडर को हिंट मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, बेस्ड ऑन साउंड सिंबल कॉरस्पॉन्डेंस
टू डिकोड, और उसके थ्रू वो डिकोड कर पा रहा है और उसके बाद वो समझ रहा है टेक्स्ट को, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्राफोफोनिक क्लू, है ना। ग्राफो ये किससे है, लिखावट से है, फोन साउंड से, यानी साउंड सिंबल हो रहा है ना, साउंड सिंबल यहाँ पे तोड़ के देखिए, ग्राफोफोनिक क्लू है ये, है ना। हिंट का मतलब ही होता है क्लू, ठीक है, तो हिंट तो आपको मिल गया। ग्राफो किससे है, लिखने से, है ना, ग्राफिक से यानी सिंबल से, और साउंड यानी फोनिक यानी साउंड से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हो रही है ग्राफोफोनिक क्लू। अगर आपको पता नहीं होगा ना कि ग्राफोफोनिक क्लू क्या होती है, तो आप यहाँ से इसका आंसर पकड़ सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जो होगा वो सही होगा। जैसे लेटर साउंड और साउंड सिंबल का रिलेशन हम ग्राफोफोनिक्स क्लू में पढ़ते हैं। ग्राफोफोनिक में लेटर का साउंड के साथ क्या रिलेशन है ना, साउंड का सिंबल के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम किसमें देखते हैं, ग्राफोफोनिक क्लू में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप पकड़ भी सकते हो कि कौन सा आंसर होना चाहिए। इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी इज नोन एज, इंडियाज की जो लैंग्वेज है एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है, हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला NCF 2005 के थ्रू क्या बोलता है कि पहली लैंग्वेज जो होनी चाहिए मदर टंग होनी चाहिए, है ना। दूसरी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, कोई भी रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज होना चाहिए किसी भी बच्चे की, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना, और तीसरी लैंग्वेज भी कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। अगर इसने मदर टंग ले लिया है तो यहाँ पे कोई भी हिंदी ले, अगर इसने यहाँ हिंदी लिया है तो यहाँ इंग्लिश ले सकता है, यहाँ संस्कृत ले सकता है, इस तरह से होना, तीनों सेम नहीं होना चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यही बताता है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, व्हाट इज द फॉलोइंग एक्टिविटी नोन एज इन वोकेबलरी लर्निंग, है ना। वोकेबलरी लर्निंग के दौरान ये एक्टिविटी जो हो रही है उसमें क्या समझाने की कोशिश करिए, फाइंड वर्ड विच कैन बी फ्रंट द वर्ड रेन, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि आप उस वर्ड को फाइंड वर्ड विच कैन बी फ्रंट द वर्ड रेन, यानी आप ऐसे वर्ड को फाइंड कीजिए जो कि रेन के साथ बहुत अच्छा बैठता है, बहुत अच्छा उसका रिलेशन बैठता है, बहुत अच्छा उसके साथ कोऑर्डिनेशन बैठता है, ठीक है। बी फ्रेंड का मतलब है ना कि रेन जो वर्ड है उसके साथ एक ऐसा वर्ड को खोजिए जो कि उसके साथ कोऑर्डिनेशन बैठा रहा है, तो दैट इज हैवी रेन, है ना। हम रेन के साथ क्या यूज करते हैं, हैवी रेन यूज करते हैं, है ना। स्मॉल रेन यूज नहीं करते हैं, शॉर्ट रेन टॉल रेन नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते हैं, हैवी रेन बोलते हैं। तो ये जो हैवी रेन है ये है क्या, ये है कोलोकेशन। क्या है ये, कोलोकेशन। जब इस तरह के 2 वर्ड दिखे ना, पे अटेंशन, हैवी रेन, तो इस तरह के वर्ड होते हैं कोलोकेशन, इसको कोलोकेशन कहते हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द फॉलोइंग एक्टिविटी नोन एज वोकेबलरी लर्निंग, वोकेबलरी लर्निंग के लिए ये एक्टिविटी कोलोकेशन का यूज किया जाता है। जब इस तरह के वर्ड मिले आपको, हैवी रेन, पे अटेंशन, है ना, तो इसको हम कोलोकेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए कोलोकेशन को एक बार आप और समझते हैं। A collocation is made up of 2 or more words that are commonly used together in English. Collocation कैसे बनता है, 2 और 2 से ज़्यादा वर्ड को जोड़ के क्या बनता है, collocation बनता है। जैसे एग्जाम्पल में हम पे अटेंशन, अटेंशन के साथ हम क्या लगा सकते हैं, पे, है ना, पे अटेंशन। हम बहुत बार बोलते हैं गुड एनफ, को बोलते हैं कि क्या ये सही है आपके लिए, गुड एनफ, हम इस तरह बोलते हैं ना, इट इज़ गुड एनफ फॉर मी, ये मेरे लिए अच्छा है। तो हम गुड के साथ एनफ का यूज करते हैं, एनफ के साथ गुड का यूज करते हैं, तो ये क्या है, ये कोलोकेशन है ना। इस तरह का आ जाए तो सीधे आप टिक करिएगा कि कोलोकेशन है। कोलोकेशन 2 या 2 से अधिक वर्ड को जोड़ के बनता है ना, और उसकी एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है, ठीक है। तो समझ में आया कोलोकेशन क्या होता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है, अ टीचर आस्क हर लर्नर टू ज्वाइन सेंटेंस टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ inserting supply connector and coherence marker like but and however because although etc. What is this approach to writing known as? टीचर क्या कर रही है, बच्चों से क्या कर रही है कि सेंटेंस को ज्वाइन करके आपको शॉर्ट पैराग्राफ बनाना है, और उसमें क्या करना है, शॉर्ट पैराग्राफ बनाने के लिए सेंटेंस को, 2 सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे तो उसमें इंसर्ट करेंगे कनेक्टर को और कोहेसन को। मान लीजिए कि एक लंबा सेंटेंस है
और दूसरे सेंटेंस, अब बहुत सारे सेंटेंस मिलके क्या बनाता है, पैराग्राफ बनाता है, ठीक है। तो ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है, ये तीसरा सेंटेंस है, ये चौथा है ना, ये पांचवा है, ये छठा है। तो ये पूरे सेंटेंस को मिला के आपको पैराग्राफ बनाना है। अब दो सेंटेंस को जब आप जोड़ोगे तो वहां पे बीच में कनेक्टर लगाओगे, जैसे और, है ना, बिकॉज, हाउएवर, हिंदी में जैसे इसलिए, और, चूंकि, है ना, यथापि, इस तरह से हम हिंदी में यूज करते हैं। उसी तरह इंग्लिश में भी आपको बीच बीच में कनेक्टर का यूज करना है, इंसर्टिंग कनेक्टर और कोहेरेंस मार्कर लाइक बट, एंड, हाउ, इस तरह का यूज करके आपको एक पूरा पैराग्राफ तैयार करना। वॉट इज दिस अप्रोच टू राइटिंग नोन एज, ये अप्रोच जो है राइटिंग से रिलेटेड, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच। पहले क्या हो रहा है, टीचर कंट्रोल कर रही है, टीचर समझा रही है, देन बच्चों को कह रही है कि आप फ्री राइटिंग का इस्तेमाल कीजिए। कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच, इस अप्रोच में क्या करते हैं, बच्चों की एक्यूरेसी पर हम ध्यान देते हैं। एक्यूरेसी में कि बच्चे ने कनेक्टर का यूज सही तरीके से किया है कि नहीं, यानी एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि ग्रामेटिकल यूज करना, ग्रामर का प्रॉपर यूज करना, है ना। कोई भी सेंटेंस कब एक्यूरेट होगा, जब आप प्रॉपर पोजीशन पे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, है ना, कनेक्टर, डिटर्मिनर का यूज करोगे। तो ये होता है कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच। और कंट्रोल टू फ्री राइटिंग अप्रोच में हम एक्यूरेसी पर फोकस करते हैं रैदर देन फ्लुएंसी। फ्लुएंसी पे कम फोकस रहता है, हमें एक्यूरेसी पर ज्यादा ध्यान देना होता है, ठीक है। फ्लुएंसी बोलने से है, लेकिन एक्यूरेट अगर आप लिख रहे हो तो ये रिटेन से है ना। राइटिंग पर फोकस करना है हमें कि क्या बच्चे एक्यूरेट वे में सही तरीके से लिख रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर यूज ऑफ ग्रामर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 मंथ ऑफ वन टर्म इज। देखिए एंड बोला है, एंड ऑफ 6 मंथ, है ना। एंड ऑफ द 6 मंथ में जब आप असेसमेंट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, वो सबमेटिव असेसमेंट होता है। जैसे आपकी हाफ ईयरली एग्जाम, है ना, हाफ ईयरली एग्जाम क्या होती है, 6 मंथ के बाद होती है ना। लेकिन जो आपका डेली क्लास टेस्ट हो रहा है, आपको असाइनमेंट मिल रहा है, आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना। क्योंकि असेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, बच्चों के प्रोग्रेस के लिए लर्निंग करा रहे हैं वहां पे। लेकिन यहाँ पे बच्चों ने 6 महीने में कितना सीखा, उसको देखने के लिए हम सबमेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट पता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। सेमेस्टर असेसमेंट अलग होता है। रेमेडियल असेसमेंट क्या होता है, बच्चों को, रेमेडियल असेसमेंट में हम क्या करते हैं, बच्चों को उपचारात्मक आकलन करने के लिए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 9 का। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है 10 है। अ टीचर आस्क हर लर्नर ऑफ क्लास 8 टू रीड इन नॉवल बाय एन इंडियन ऑथर एंड आस्क्स देम टू राइट एन एसे giving their view on the novel. What is this known as reading activity? टीचर क्या कह रहा है बच्चों को कि क्लास 8 के बच्चों को कि आप एक नॉवल को रीड कीजिए। नॉवल को रीड करने के बाद, और वो नॉवल किसका होना चाहिए, इंडियन ऑथर का होना चाहिए, जो भारतीय लेखक है, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, है ना, अरुंधति रॉय हो गई, ये सब नॉवल इनके बहुत फेमस है। नॉवल आपके महात्मा गांधी के नॉवल है। तो टीचर क्या बोल रही है कि आपको क्या करना है, एक नॉवल को रीड करना है, पढ़ना है बहुत अच्छे से, और क्लास 8 के स्टूडेंट को, और वो जो नॉवल होना चाहिए आपके इंडियन ऑथर का होना चाहिए। और उसके बाद क्या कर रही है कि उस नॉवल को पढ़ने के बाद आपको एक एसे लिखना है, और उस एसे में आपको अपना व्यू देना है ना, कि आपने जो नॉवल में पढ़ा उसमें आपको क्या समझ में आया। एक तरह से आपको जजमेंट देना है ना। नॉवल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंडियन ऑथर का नॉवल होना चाहिए। उसके बाद उस नॉवल से रिलेटेड आपको एक एसे लिखना है, गिविंग देयर व्यू ऑन नॉवल। आपने नॉवल में क्या चीजें अच्छा देखा, क्या आपने उसमें बुरा देखा, क्या चीज उसको, उस नॉवल का पर्पस क्या था, तो उसमें आप अपना व्यू दोगे, है ना। तो ये हो यहाँ पे किस तरह की रीडिंग की यहाँ पे बात की जा रही है। व्हाट इज दिस नोन एज रीडिंग एक्टिविटी। क्या ये इंटेंसिव रीडिंग है, क्या ये एक्सटेंसिव रीडिंग है, ये रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन है या स्कैनिंग है। देखिए
अब सबके मन में क्या आ रहा होगा, हम क्या पढ़ते हैं कि जब हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, नॉवल को पढ़ते हैं, और नॉवल आती है एक्सटेंसिव रीडिंग में। नॉवल रीडिंग क्या किसमें आती है, एक्सटेंसिव रीडिंग में आती है। लेकिन यहाँ पे आंसर एक्सटेंसिव रीडिंग नहीं होगा। जब हम प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, हमें किसी को फीडबैक नहीं देना, हमें किसी को अपना व्यू नहीं बताना है, जब हमको अपना व्यू नहीं बताना रहेगा, हम अपने मजे के लिए पढ़ेंगे, तब तो यहाँ पे एक्सटेंसिव रीडिंग होता है। लेकिन यहाँ पे इंटेंसिव रीडिंग यहाँ पर आंसर होगा, वो मैं बताती हूँ क्यों होगा। यहाँ पे क्या करना है कि बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है ना। आपको पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको उसमें जजमेंट देना है कि आपने, पावर ऑफ जजमेंट यहाँ पे आपका चेक होगा कि आपने कितने हद तक उस नॉवल को समझा है। तो जब आपको अपना व्यू देना होता है ना, तो किसी उस चीज को आप बहुत ही थॉरली पढ़ते हो, बहुत ही डिटेल में पढ़ते हो, बहुत ही एक एक पॉइंट पर ध्यान देते हो। जब आप बहुत ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बहुत ही डिटेल में पढ़ते हो, बहुत ही ध्यान से पढ़ते हो, तो वो इंटेंसिव रीडिंग होती है, ठीक है ना। नॉवल रिलेटेड है एक्सटेंसिव रीडिंग से, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिव, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना व्यू देना है ना, ऐसे लिखना है उसको पढ़ने के बाद। लेकिन अगर स्कैनिंग क्या होता है, जब आपसे कुछ पर्टिकुलर जिस्ट पूछा, आपसे कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन खोजा जाए कि मान लीजिए उस नॉवल में एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर दिल्ली गया तो दिल्ली में उसने क्या काम किया, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, तब आपको स्कैनिंग करना होता है ना। और वही स्कीमिंग में हम क्या करते हैं, जनरल आइडिया, उस नॉवल में क्या कहना, निर्मला की जो निर्मला की जो एक नॉवल है प्रेमचंद द्वारा लिखी गई, तो उसमें अगर पूछा जाए कि ये जो नॉवल है निर्मला से रिलेटेड है ना, प्रेमचंद का एक नॉवल है निर्मला, तो उसमें क्या था, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि स्कीमिंग आपको पढ़ना है। तो आप स्कीमिंग के थ्रू आप क्या बोलोगे कि उस नॉवल में क्या था, कि एक जनरल आइडिया क्या बताओगे कि निर्मला के जीवन में जितनी कठिनाइयां आई थी उसके ऊपर था। तो ये आपने क्या किया, स्कीमिंग कर दिया कि उसमें कठिन भरा जीवन था, तो आपने एक जनरल आइडिया जिस्ट दे दिया कि इस पूरे नॉवल में हमें यही पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। स्कैनिंग में पूरे आपको जनरल इंफॉर्मेशन लेना होता है कि आप उसके किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में पूछ दे, तो आप क्या करोगे, स्कैनिंग करोगे, है ना। तो यहाँ पे सिंपली आपको जब अपना व्यू, अपना फीडबैक देना होता है, तो इंटेंसिव रीडिंग यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। A teacher select a text from a newspaper and drop every fifth word and asks her learner to supply their missing word. What is a test known as? यानी टीचर क्या कर रही है, एक न्यूज़पेपर उठाती है, न्यूज़पेपर उठा के बहुत सारे लाइनें लिखी होती है, हर पांचवें वर्ड को क्या कर रही है, स्कीप कर दे रही है, हटा दे रही है, हर पांचवें वर्ड को बीच बीच से हटा दे रही है, और बच्चे से क्या बोल रही है कि आपको इसको भरना है। मैं टीचर नहीं बता रही कि वो क्या कौन से वर्ड को हटाई है, आपको पूरे सेंटेंस को पढ़ना है और कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे आंसर बताना है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, है ना, या क्या था। तो यहाँ पे कोज टेस्ट इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोज टेस्ट। जब आपको फिल करना होता है बीच बीच में, तो ये कोज टेस्ट है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं है, ये कोज टेस्ट है। कंप्लीट द कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ, राइटिंग टेक्स्ट, ये तीनों नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इसको जब आप फिल करना होता है बीच बीच में, तो उसको क्या करते हैं, कोज टेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रैटेजी इज, मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए स्ट्रैटेजी इज क्या होगा, यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ ए लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट, यही होना चाहिए मल्टीलिंगुअलिंग, है ना। टीचिंग लर्निंग ऑफ एटलीस्ट 3 लैंग्वेज नहीं, मल्टीलिंगुअल में यहाँ पे आप बांध रहे हो कि एटलीस्ट 3 लैंग्वेज आपको आ रहा है, तो आप मल्टीलिंगुअल हो गए। एंड कंटेंट इन ए मदर लैंग्वेज, टीचिंग ऑफ ऑल सब्जेक्ट इन इंग्लिश मीडियम एंड टीचिंग इंडियन लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज, ये भी नहीं होगा। टीचिंग ऑफ ए फॉरेन लैंग्वेज अलॉन्ग विद इंडियन लैंग्वेज थ्रू द मीडियम ऑफ स्टेट लैंग्वेज, ये भी नहीं होगा। तो मल्टीलिंगुअलिंग का मतलब क्या होता है कि यूजिंग ऑफ लैंग्वेज, आप लैंग्वेज का यूज करो, है ना। लैंग्वेज ऑफ लर्नर यानी बच्चे की लैंग्वेज को आप क्लासरूम में यूज करके आप पढ़ा रहे हो, कंटेंट सब्जेक्ट दे रहे हो, वो होती है मल्टीलिंगुअल। क्लासरूम में क्या है, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं, तो आपको बच्चे की लैंग्वेज को समझना आना चाहिए। एक टीचर को मल्टीलिंगुअल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी क्लास में डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्टूडेंट है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट से आते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे आते हैं, और आपको उनको समझना है। उनकी पहले आपको क्या करना, बच्चे की मदर टंग में उसको समझाना है, ताकि वो क्या कर सके, वो क्लासरूम में अच्छा फील कर सके,
नहीं तो क्या होगा, बच्चा आ रहा है स्कूल, उसको कुछ समझ में आ ही नहीं रही है, पूरी क्लास इंग्लिश में चल रही है, कुछ दिनों बाद बच्चा स्कूल आना छोड़ देगा, है ना। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज, डिनोटेटिव मीनिंग का मतलब क्या होता है ना, डिनोटेटिव है ना, डिनोट आपने सुना होगा ना। तो डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड का मतलब क्या होता है, तो डिनोटेटिव मीनिंग का मतलब होता है ग्रामेटिकल मीनिंग होगा, फिगरेटिव मीनिंग होगा, मच मोर देन व्हाट ए वर्ड एक्चुअली मीनिंग होगा, या फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग। तो डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ वर्ड, किसी भी वर्ड का डिनोटेटिव मीनिंग का मतलब होता है उसके फैक्चुअल वर्ड, रियल वर्ड, बेसिक मीनिंग जो होगा तो वो होता है डिनोटेटिव मीनिंग। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप कैसे समझोगे, देखो जैसे कोई स्नेक है ना, स्नेक सांप है, ठीक है। तो सांप है तो आपको डिनोटेटिव मीनिंग का मतलब हो कह सकते हो आपको लिटरल मीनिंग, लिटरल, एक्चुअल मीनिंग, फैक्चुअल मीनिंग, बेसिक मीनिंग, इसको डिनोटेटिव मीनिंग। तो डिनोटेटिव मीनिंग में हम कैसे समझेंगे, जैसे हम स्नेक है तो स्नेक का जब आप डिक्शनरी खोलोगे तो उसकी डिनोटेटिव मीनिंग दी रहती है। स्नेक का मीनिंग खोजोगे ना तो आप जब डिक्शनरी खोलोगे तो आपको स्नेक की मीनिंग देखनी होगी। तो जानते हो वहां पे क्या लिखा रहेगा, अ लॉन्ग, ऐसे लिखे रहेगा, अ लॉन्ग स्केली बॉडी विथ वेनम ग्लैंड इन हर टॉप, इस तरह से आपको लिखा रहेगा। ए लॉन्ग नहीं, इस तरह से लिखेगा, ए लॉन्ग स्केली बॉडी रेप्टाइल्स विच हैव वेनम ग्लैंड इज कॉल्ड स्नेक के बारे में इस तरह से आपको मीनिंग दिया रहेगा। तो ये क्या होता है, फैक्चुअल मीनिंग, पूरा उसको डिस्क्राइब कर दिया। बेसिक मीनिंग तो कैसा होता है कि लंबा दिखने वाला, उसके बॉडी पर स्केल रहता है, उसके हेड पर वेनम ग्लैंड रहता है, जहर की यहाँ पे पोटली रहती है, ठीक है। और ये एक तरह का रेप्टाइल है, इस तरह से आपको स्नेक का डिफिनेशन दिया रहेगा, स्नेक का मीनिंग दिया रहेगा। तो उसको हम बोलते हैं फैक्चुअल मीनिंग, बेसिक मीनिंग, डिनोटेटिव मीनिंग या लिटरल मीनिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो डिनोटेटिव मीनिंग आ जाए तो आपको फैक्चुअल मीनिंग से रिलेट करना है, बेसिक मीनिंग से रिलेट करना है ना, या लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड से आपको क्या करना है, आपको उसको कनेक्ट करना है। नेक्स्ट वर्ड है, वी एक्वायर लैंग्वेज बाय अंडरस्टैंडिंग इनपुट दैट इज अ लिटिल बियॉन्ड आवर करेंट लेवल ऑफ एक्वायर कॉम्पिटेंसी, वॉट इज दिस पेडोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नोन एज। यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, वी एक्वायर लैंग्वेज बाय अंडरस्टैंडिंग इनपुट दैट इज लिटिल बियॉन्ड आवर करंट लेवल। ये कौन बोलता है, ये किसका वर्ड है, ये इनपुट हाइपोथेसिस है ना। स्टीफन क्रिशन को मैंने पढ़ाया था आपको। तो स्टीफन क्रिशन क्या कौन थे, एक आप साइकोलॉजिस्ट बोल सकते हो, है ना, लैंग्विस्टिक बोल सकते हो। तो उन्होंने बहुत सारी हाइपोथेसिस दी थी, मॉनिटर हाइपोथेसिस दी थी, है ना, उन्होंने इनपुट हाइपोथेसिस दी, तो उन्होंने 5 हाइपोथेसिस दी थी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोई हाइपोथेसिस था तो वो था इनपुट हाइपोथेसिस। उनका क्या कहना था कि हम किसी भी बच्चे को, है ना, उनका कहना था कि आप सेकेंड लैंग्वेज को भी आप एक्वायर कर सकते हो। हम क्या पढ़ते आए हैं कि हम मदर लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं और जो टारगेट लैंग्वेज है उसको हम लर्न करते हैं। हम यही सीखते आ रहे हैं ना कि हम अर्जित कर लेते हैं, अपनी जो मातृभाषा है उसको अर्जित करते हैं, और जो हमारी टारगेट भाषा है ना, टारगेट लैंग्वेज है जैसे हमारी इंग्लिश, उसको हमको लर्न करना पड़ता है। लेकिन इन्होंने कहा तो ये आपकी सेकेंड लैंग्वेज हो गई, लैंग्वेज 2 हो गई, जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है वही तो आपकी लैंग्वेज 2 हो गई जिसको आप लर्न करते हो। तो इनका कहना था कि आप सेकेंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हो, कब, जब आप बच्चे को इनपुट दोगे, है ना, उसका जो लेबल है ना, मान लीजिए कि बच्चे का लेबल यहाँ है तो उससे एक ऊपर आप लेबल दे सकते हो, और लेबल देके बच्चे के सेकेंड लैंग्वेज को भी आप एक्वायर कर सकते हो, उसकी क्षमता को बढ़ा सकते हो। ये है इनपुट हाइपोथेसिस, ठीक है ना। तो 2 डिफरेंट वे ऑफ डेवलप, यानी आपको 2 तरीके से किसी भी लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हो, लर्निंग के थ्रू और एक्विजिशन के थ्रू, है ना। तो सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन की बात कौन करते हैं, स्टीफन क्रिशन करते हैं। इनपुट हाइपोथेसिस की बात उन्होंने ही की थी कि आपको इनपुट क्या करना है, लिटिल बियॉन्ड आवर करंट लेवल, यानी जो हमारा अभी का लेवल है उससे एक स्तर आपको बढ़ा के आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, जिससे आप लैंग्वेज लर्निंग कर सकते हो। लैंग्वेज इंप्रूव अलोंग विथ नेचुरल वे, तब इस तरीके से क्या होगा, आपका लैंग्वेज इंप्रूव होगा नेचुरल वे में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। स्टीफन क्रिशन से क्वेश्चन आता है, आप एक बार देख के जाइएगा, ठीक है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू द इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश का आपको स्टेटस बताना है, तो इंग्लिश क्या है, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। इंग्लिश है आपकी एसोसिएट ओला एक्ट के थ्रू 343 है ना, आपका ओला एक्ट आर्टिकल 343 के थ्रू, ठीक है। तो आपकी इंग्लिश जो है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। देयर इज नो एनी नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया बिकॉज इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन 15 जो कि बहुत ही समझने वाले थे और टाइम भी लगा समझाने में। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी तरह का वीडियो आपको कल फिर मिलेगा, आप बने रहिएगा पूरे सेशन में, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। क्वेश्चन को तोड़ के पढ़िए, समझिए, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती है ना। आप अच्छे से क्रैक करोगे और देखिए कि कहाँ कहाँ से आपको आप आंसर को करेक्ट कर सकते हो, कहाँ से आपको आंसर आ सकता है, आप मार्क्स ले सकते हो, ठीक है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।